Our main point of discussion was, कल लास्ट पॉइंट कहाँ छोड़ा था हमने? कल लास्ट पॉइंट छोड़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे. So last point of discussion was characteristics compressive strength. अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं. So we'll continue after this. So now concentrate on the entire topic. Next of the point of discussion, sampling procedure. Next of the point of discussion is sampling procedure. तो कल हमने बात करी थी कि डिजाइनिंग किसके लिए होती है. So yesterday we have discussed डिजाइनिंग किसके लिए होती है. एक आर लीजिए प्लीज पूरा, एक आर लीजिए प्लीज पूरा. भाई रात तक आते आते जान ही नहीं बचती. सुबह से क्लास चलती रहती है मेरी. सुबह से 9 बजे से क्लास चल रही होती है मेरी, तो लास्ट में आते आते एनर्जी नहीं बचती. और बाकी तुम लोग भी बहुत ज़्यादा ही साथ देते हो. तुम लोग अगर साथ दो तो हो सकता है कंटिन्यू कर लूँ. तुम लोग भी देखो कितना अच्छा साथ देते हो. तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता लंबी क्लास लेना. तो आई एम हैविंग क्लासेस फ्रॉम 9 o'clock इन द मॉर्निंग. हाँ, बात कर रहे थे किसकी? बात करते हैं डिज़ाइनिंग किसके लिए होती है. डिज़ाइनिंग होती है टारगेट मीन स्ट्रेंथ के लिए. टारगेट मीन स्ट्रेंथ इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ प्लस के टाइम्स ऑफ सिग्मा. के डिपेंड करता है हमारा परसेंटेज डेफिनेशन के ऊपर. सिग्मा डिपेंड करती है, सिग्मा हमारी डिपेंड करती है क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर. अगर हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है 30 सैंपल का, अगर हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है 30 सैंपल का, तो हम हमारे कोड में से स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू उठा लेते हैं. देन वी पिक अप द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम अवर कोड इटसेल्फ. वो जानकारी मैंने आपको कल दे दी थी. अब बात ये है कि जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहते हो, उसके लिए आपको टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा. जब आप मतलब देखो, मतलब संडे को भी क्लास ले रहा हूँ, मतलब इंसान को कभी संतुष्टि है ही नहीं. इंसान को मतलब कभी संतुष्ट होगा नहीं. भाई मेरे को ध्यान है आज संडे है, मतलब मेरे को तो दिन तक याद नहीं रहता कि संडे है मंडे है. वो मैंने अभी क्लास स्टार्ट नहीं हो रही थी, मैंने अनअकैडमी कॉल लगाया, बोलता है संडे है. मतलब तब मेरे को पता चला कि आज संडे है और मैं संडे को भी क्लास ले रहा हूँ. वो चीज़ नहीं दिख रही. मैं भी क्लास बंद करके निकल लेता जब चालू नहीं हो रही थी कि सर ज़्यादा क्लास ले लो. मतलब इंसान कभी किसी चीज़ में संतुष्ट नहीं होता. हाँ, क्या डिस्कस कर रहे थे? डिस्कस हम ये कर रहे थे, अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है तो मुझे कम से कम 30 सैंपल के ऊपर टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा. मुझे कम से कम 30 सैंपल के ऊपर टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा. अब वो सैंपलिंग कैसे की जाती है, हाउ टू कैरी आउट दी सैंपलिंग. टेस्ट तो चलो अच्छी बात है, टेस्ट बता भी दिया आपको. आई डिस्कस हाउ टू परफॉर्म दी टेस्ट. सैंपलिंग कैसे करें, दैट बिकम्स द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन. नाउ सैंपलिंग प्रोसीजर इज रैंडम सैंपलिंग प्रोसीजर. सैंपलिंग प्रोसीजर इज रैंडम सैंपलिंग प्रोसीजर. अब रैंडम सैंपलिंग प्रोसीजर क्या होता है? रैंडम सैंपलिंग प्रोसीजर का मतलब होता है कि आप अपने सैंपल्स को रैंडमली उठाओगे. रैंडमली उठाओगे हर बैच में से, या आप कोशिश करोगे कि हम सैंपल को रैंडमली उठाएं ताकि सारे बैच में से आपके रिप्रेजेंटेटिव सैंपल आ जाएं उसके अंदर. इसका मतलब सैंपलिंग शुड कंटिन्यू फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ कॉन्क्रीटिंग. सैंपलिंग शुड कंटिन्यू फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ कॉन्क्रीटिंग. क्लियर चीज? फॉर ईच ग्रेड, हर एक ग्रेड के लिए. फॉर ईच ग्रेड, जो भी ग्रेड चल रही है, आपको हर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपलिंग इस तरीके से ध्यान रखनी है कि वो पूरे टाइम पीरियड के लिए चले. अब हो सकता है मेरी ये बात आपको समझ में नहीं आए, हो सकता है मेरी ये बात आपको समझ में नहीं आए. इस बात को समझने के लिए मैं आपको डाटा देता हूं जो हमारा कोड बोलता है, और उस डाटा के हिसाब से एग्जाम्पल लेके हम बात को समझ लेंगे. तो सैंपलिंग प्रोसीजर, तो यहां पर तो बस मैं ये लिख रहा हूं, अ रैंडम सैंपलिंग प्रोसीजर इज अडॉप्टेड. अ रैंडम sampling procedure is adopted. A random sampling procedure is adopted. हम random sampling procedure को adopt करते हैं to ensure, क्या ensure करने के लिए? To ensure that, क्या ensure करते हैं? To ensure that each concrete batch, each concrete batch shall have a reasonable chance of being tested. इतनी जानकारी सफिशिएंट है, इतनी जानकारी सफिशिएंट है. ऑफ बीइंग टेस्टेड. सर न्यूमेरिकल आंसर बता दीजिए. कौन से न्यूमेरिकल का आंसर बता दूं? न्यूमेरिकल का आंसर बता दीजिए. भाई न्यूमेरिकल तो कराया नहीं मैंने कोई. भाई रात को भी नशा करके आ जाते हो क्या तुम लोग? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस
रिप्रेजेंटेशन सबका हो, बिल्कुल सही बात है, रिप्रेजेंटेशन सबका हो। सो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, अब ये हमारी कोडल वैल्यू है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग ऑफ कॉन्क्रीट। आगे मेरे वो यूट्यूब का वीडियो चल रहा है तो देख ही नहीं रहा वहां पे मेरे को स्क्रीन पे। सो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉन्क्रीट, कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग ऑफ कॉन्क्रीट ऑफ ईच ग्रेड, ऑफ ईच ग्रेड shall be in accordance to our code, shall be in accordance of following, shall be in accordance of following, shall be कल कराया था तो भाई तो पूरा लिखो ना, तो कल कराया था तो पूरा लिखो। सर कल वाले न्यूमेरिकल का आंसर बता दो, लो कल वाले न्यूमेरिकल का तो आंसर बता रखा है, ये रहा। तो फिर तो और बड़ा नशा करके आए हो, बोला कल वाले न्यूमेरिकल का आंसर बता दो, ये क्या लिखा हुआ है, FCK इज इक्वल टू 25, ये अलग ही। चलो हाँ, तो हम डिस्कस क्या कर रहे थे, अगर मुझे कंक्रीट के सैंपल के ऊपर टेस्ट परफॉर्म करने हैं तो कंक्रीट के सैंपल इकट्ठे करने पड़ेंगे। आपको रैंडम सैंपलिंग प्रोसीजर अडॉप्ट करना है इस तरीके से कि हर बैच ऑफ कंक्रीट के पास रीजनेबल चांस हो टेस्ट होने का। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक की कहानी। अब आपको कितनी फ्रीक्वेंसी रखनी है सैंपल की, कितनी फ्रीक्वेंसी रखनी है सैंपल की, वो हमें कोड बताता है, दैट इज गिवन बाय द कोड। अब कोड क्या बताता है, कोड में ये टेबल आप डायरेक्टली रेफर कर सकते हो, यू कैन रेफर दिस टेबल डायरेक्टली फ्रॉम द कोड। सो क्वांटिटी ऑफ concrete, so quantity of concrete in the work, तो ये टेबल में डायरेक्टली कोड से उठा के बता रहा हूं आपको। नंबर ऑफ सैंपल्स, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड अ न्यू टॉपिक, 1 to 5, 6 to 15, 6 to 30, 31 to 50, 51 and above, 51 and above। so 1 2 3 4 4 plus 1, सर वो भी परख नहीं आया स्ट्रक्चर पढ़ाने, सर वो भी डॉट पारक भी आए हैं स्ट्रक्चर पढ़ाने। क्या बोल रहा है भाई, कुछ भी बोलते रहते हैं। +1 एडिशनल, +1 एडिशनल सैंपल फॉर, +1 एडिशनल सैंपल फॉर, एक एडिशनल सैंपल हर 50 मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए ऑफ 50 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट। चलो अब देखो ये टेबल क्या बोल रही है, भाई चुपचाप पढ़ाई कर लो, फालतू के कमेंट मत करो। तो हमारा कोड क्या बोलता है, हमारा कोड बोलता है क्या फ्रीक्वेंसी रखनी है आपको सैंपल की, वो डिपेंड कर जाएगा कितने वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट वर्क करना है। जैसे एग्जांपल, आपको 1 से लेके 5 मीटर क्यूब कंक्रीट का वर्क करना है, मैंने एग्जांपल ले लिया 4 मीटर क्यूब कंक्रीट, और जो मेरी बकेट है या आप ऐसा समझो जो आपका कंक्रीट मिक्सचर है उसकी जो कैपेसिटी है वो 4 मीटर क्यूब ही है, एग्जांपल लिया, तो एक बार में वो 4 मीटर क्यूब कंक्रीट क्या कर देगा, मैन्युफैक्चर करके दे देगा आपको। क्लियर है, तो 4 मीटर क्यूब अगर मैं कंक्रीट का काम करने जा रहा हूं तो मेरे को सैंपल एक ही लेना है, आई विल टेक ओनली 1 सैंपल एज पर दिस डाटा। पर लेट अस सपोज मेरे को काम करना है 4 का मल्टीपल 32, मेरे को काम करना है 32 मीटर क्यूब का, 30 मीटर क्यूब कंक्रीटिंग करनी है। अब 30 मीटर क्यूब कंक्रीटिंग करनी है तो हमारा कोड क्या बोलता है, आपको 4 सैंपल लेने पड़ेंगे। अगर आपको 32 मीटर क्यूब कंक्रीटिंग करनी है, 32 मीटर क्यूब कंक्रीटिंग करनी है तो आपको 4 सैंपल लेने पड़ेंगे। आपका जो मिक्सर है वो एक बार में 4 मीटर क्यूब कंक्रीट मिक्स कर देता है। अब आप चारों के चारों सैंपल पहले बैच में से नहीं निकाल लोगे, और हमें पता है एक सैंपल में कितने स्पेसिमेन होते हैं, एक सैंपल में 3 स्पेसिमेन होते हैं। तो कहने का मतलब है पहला बैच जो आया मिक्सर से कितने का, 4 मीटर क्यूब का, आप इस 4 मीटर क्यूब में से ही 12 स्पेसिमेन नहीं उठा लोगे। क्लियर है चीज, रिपीट करना है इसमें कुछ भी, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। क्लियर है पूरी स्टोरी। तो ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम 4 मीटर क्यूब में से एक सैंपल ही उठाएंगे, अगले 4 मीटर क्यूब में से एक सैंपल उठाएंगे, रैंडम सैंपलिंग हो रही है, अगले 4 मीटर क्यूब में से एक सैंपल उठाएंगे और अगले 4 मीटर क्यूब में से एक सैंपल उठाएंगे। तो हम हर बैच में से सैंपल उठाएंगे, तो उठाने 4 सैंपल है, पर सैंपलिंग कैसे करनी है, रैंडम सैंपलिंग करनी है आपको। ऐसा नहीं है कि पहले बैच में से चारों के चारों उठा लो। क्लियर है पूरी कहानी।
पहली बात का कोई सा भी पॉइंट रिपीट करना हो, मेरे ख्याल से मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में। आई हैव डिस्कस दिस पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ एन एग्जाम्पल। किसी के लिए अगर इस टॉपिक में से अभी जो पॉइंट बताया कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलें आगे, शैल वी कंटिन्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, पेज क्यों नहीं ऐड हो रहा? प्रीवियस, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। सर अगर कोई एक फेल कर गया तो भाई टेस्ट तो मैंने किया ही नहीं अभी तक। मतलब कितने अजीब प्राणी हैं। अभी तो मैंने सैंपल उठाया है, टेस्ट किया नहीं, फेल कर गया। एक बार मुझे ये बताना सैंपल उठाने पे फेल कैसे कर गया वो? टेस्टिंग तो अभी मैंने करी नहीं, अभी तो बस मैंने सैंपलिंग करी है। मतलब यहां से पता चल जाता है कि किस लेवल का सोचते हैं। अभी बस मैंने सैंपल उठाया, सर फेल कर गया, मतलब सैंपल उठाने से फेल कर गया। हे भगवान। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। So next of the point of reference is acceptance criteria. अब ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो है ये हमारे अमेंडमेंट के बाद चेंज हो गया, पुराना कोड मत रेफर करना। इन फोर्थ अमेंडमेंट दिस एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इज चेंज्ड। आपको मोस्ट ऑफ द नोट्स में पुराना एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मिलेगा तो उसको मत फॉलो कर लेना, मेरे नोट्स उठा लेना, मॉडिफाइड नोट्स हैं वो, तो ध्यान रखना इस चीज का, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हमारे फोर्थ अमेंडमेंट में चेंज कर दिया गया है, तो नए कोड को ही फॉलो करना है आपको। फोर्थ अमेंडमेंट में चेंज हुआ था, अभी प्रेजेंटली पांचवा अमेंडमेंट भी चल रहा है, उसमें इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया, मतलब पीछे वाली कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? सनी शुक्ला क्या बोल रहा है? रोमन सैनी जी बहुत पैसा बांट रहे हैं। बेटा समझ समझ की बात है, वो बहुत नॉलेज बांट रहे हैं, वो चीज तुम्हें दिखेगी नहीं, वो समझ समझ की बात होती है। ये चीज तो दिखेगी नहीं कि नॉलेज बांट रहे हैं, वो ये चीज दिख रही है कि पैसा बांट रहे हैं। तो भाई तुम पेपर क्यों दे रहे हो? तुम पेपर समाज सेवा करने के लिए दे रहे हो क्या? वो तो बिना पेपर के भी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर न्यू अमेंडमेंट आया है लास्ट वीक, जीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा था। पांचवा अमेंडमेंट हो चुका है, छठा अमेंडमेंट अभी प्रोसेस में है, जो लास्ट न्यूज है मेरे पास। पांचवा अमेंडमेंट 2019 में आ गया था, छठा अमेंडमेंट का डॉक्यूमेंट फाइल हो गया है, अभी रिलीज नहीं हुआ है। डॉक्यूमेंट फाइल हो गया है, अभी रिलीज नहीं हुआ है, इट इज नॉट बीइंग रिलीज्ड। तो अगर रिलीज हो गया होगा तो मेरे को भेज देना ग्रुप पे। इफ डॉक्यूमेंट इज बीइंग रिलीज सेंड इट ऑन मी ग्रुप, वो मैं चेक कर लूंगा, क्योंकि जितनी मेरे को जानकारी है डॉक्यूमेंट फाइल हो गई है, रिलीज नहीं हुई है वो। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है? कहने का मतलब ये है कि आपने जो सैंपल कलेक्ट किया वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। क्लियर चीज? वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, पहली वो चीज है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, वेदर इट इज एक्सेप्टेबल और नॉट। तो इसमें भी दो स्टेज आती है निकल के। अब क्या दो स्टेज निकल के आती है? पहले तो मैं सैंपल को वैलिडेट करूंगा कि सैंपल वैलिड है या नहीं है, एक्सेप्टेबल तो बाद की बात है। सो फर्स्ट आई चेक कि जो सैंपल मैंने कलेक्ट किया वो वैलिड सैंपल है या नहीं है, या एडमिसिबल सैंपल है या नहीं है। अगर सैंपल वैलिड निकल के आ जाता है या एडमिसिबल निकल के आ जाता है तो हम आगे क्या करते हैं? हम उसकी एक्सेप्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया तब लगेगा जब मेरा सैंपल वैलिड होगा। तो ऐसा भी केस हो सकता है कि आपका सैंपल ही वैलिड नहीं हो, सो देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी योर सैंपल इज नॉट वैलिड। तो वैलिडिटी और एडमिसिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो पहले आप क्या करोगे? पहले सैंपल को वैलिडेट करोगे या एडमिसिबल बनाओगे? कैसे? सो वील से वैलिडेशन, सो वैलिडेशन और एडमिसिबिलिटी, एडमिसिबिलिटी ऑफ सैंपल। तो पहले तो हम यही चेक करेंगे कि हमारा सैंपल वैलिड है या एडमिसिबल है या नहीं है। अब कैसे वैलिडेशन या एडमिसिबल निकालेंगे? आपके एक सैंपल में कितने स्पेसिमेन थे? हमारे एक सैंपल में कितने स्पेसिमेन थे? हाउ मेनी स्पेसिमेंस वर देयर इन वन सैंपल? हमारे एक सैंपल में कितने स्पेसिमेन थे? 3 स्पेसिमेन थे। सो इन वन सैंपल देयर वर 3 स्पेसिमेन। तो एक सैंपल में 3 स्पेसिमेन थे, 1 2 3, या इसको ऐसे बोल दो ABC। सो 3 स्पेसिमेंस वर देयर।
तो 1 सैंपल 3 स्पेसिमेन, 3 स्पेसिमेन, इसकी स्ट्रेंथ निकल के आई एबीसी। तो इनकी स्ट्रेंथ निकल के आई एबीसी। तो हमारे सैंपल की स्ट्रेंथ क्या होती है? हमारे सैंपल की स्ट्रेंथ होती है एवरेज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द 3 स्पेसिमेन। तो हम बोलेंगे सैंपल की स्ट्रेंथ क्या होती है? एवरेज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द 3 स्पेसिमेन। तो सैंपल स्ट्रेंथ क्या कहलाएगी? सैंपल स्ट्रेंथ क्या कहलाएगी? सैंपल स्ट्रेंथ विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 3। ये मेरे सैंपल की स्ट्रेंथ कहलाएगी। प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड कि इन तीनों स्पेसिमेन के अंदर, इन तीनों स्पेसिमेन की जो स्ट्रेंथ है उसके अंदर वेरिएशन प्लस माइनस 15% से ज्यादा नहीं हो ऑफ एवरेज स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब यह है कि इन तीनों सैंपल की जो एवरेज स्ट्रेंथ है वो प्लस माइनस 15% से वेरी नहीं करनी चाहिए। तो ये आपने कौन सी निकाली? एवरेज स्ट्रेंथ निकाली है। तो ये आपने एवरेज स्ट्रेंथ निकाली है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपके जो तीनों सैंपल की स्ट्रेंथ है वो इस एवरेज स्ट्रेंथ के प्लस माइनस 15% के अंदर ही फॉल करे। तो अगर मैं प्लस माइनस 15% निकालू, इसका मतलब क्या हुआ? 0.85 FY एंड 1.15 FY। ये हमारी क्या है? माइनस 15%। और ये हमारी क्या है? प्लस 15%। दिस इज प्लस 15%। तो एफ एवरेज में मैंने 15% जोड़ दिया, 15% घटा दिया। तो आपके इन तीनों सैंपल की स्ट्रेंथ इसी के अंदर होनी चाहिए। तो ए बी सी इसी में फॉल करनी चाहिए। अगर ये फॉल नहीं करती है, अगर इन तीनों में से किसी भी स्पेसिमेन की स्ट्रेंथ इस रेंज में फॉल नहीं करती है, आपका सैंपल ही वैलिड नहीं है। योर सैंपल इज नॉट वैलिड और नॉट एडमिसिबल। हम सैंपल को रिजेक्ट कर देंगे। तो पहले तो हम सैंपलिंग कैसे करते हैं उसकी बात करी, रैंडम सैंपलिंग करते हैं। फिर सैंपलिंग करने के बाद चेक करते हैं कि मेरा सैंपल वैलिड है या नहीं है, या एडमिसिबल है या नहीं है। कैसे चेक करते हैं एडमिसिबल है या नहीं है? कि मेरे सैंपल की जो एवरेज स्ट्रेंथ है वो प्लस माइनस 50, मेरे सैंपल की जो एवरेज स्ट्रेंथ है इसके प्लस माइनस 15% के अंदर तीनों स्पेसिमेन की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना उसके अंदर। एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। सैंपल वैलिड नहीं हुआ तो बैच भी तो इनवैलिड कहेंगे। क्यों बैच इनवैलिड बोलेंगे भाई? सैंपल वैलिड नहीं हुआ तो बैच इनवैलिड क्यों हुआ? क्या मेरा मिक्सचर होमोजीनियस था? क्या वाज माय मिक्सचर होमोजीनियस? कंक्रीट तो मेरा वही बन रहा है ना। वो तो आपने टेस्ट करने के अंदर एरर तो किसी वजह से भी आ सकता है। आपने क्यूब बनाने में गलती करी होगी, आपने कॉम्पेक्शन करने में गलती कर दी होगी, आपने क्यूरिंग करने में गलती कर दी होगी। तो पूरा सैंपल थोड़ी ना मेरा, या पूरा मेरा बैच थोड़ी ना इनवैलिड हो जाएगा। क्लियर है यहां तक की कहानी? तो पहली चीज हम क्या चेक करते हैं? पहली चीज हम ये चेक करते हैं एबीसी तीनों प्लस 0.85 एफ एवरेज के बीच में भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, तीनों इस रेंज में कहीं पर भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस रेंज में कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यूब का आईडी मार्क का कोई लेना देना है इन टाइमिंग ऑफ द क्यूब टेस्टिंग? क्यूब के आईडी मार्क का, हाँ बिल्कुल, तभी तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन से क्यूब की कौन सी स्ट्रेंथ है। तो उसके ऊपर मार्किंग कर दी जाती है, तभी हम पता करते हैं। उसके ऊपर या तो आप क्या लिख देते हो, सैंपल नंबर लिख देते हो या बैच नंबर लिख देते हो, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए। स्पेसिमेन नंबर लिख देते हो, तो मैं बैच नंबर लिख दूंगा, सैंपल नंबर लिख दूंगा, स्पेसिमेन नंबर लिख दूंगा, ताकि मैं मार्क कर पाऊं, पहचान पाऊं कौन सा सैंपल है ये। तो वो हमारी समझ के लिए होता है। इट इज फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग ओनली। नाउ वंस दी सैंपल इज वैलिड, एक बार ये सैंपल वैलिड हो गया और एडमिसिबल हो गया, अब मैं क्या चेक करूंगा? ये सैंपल एक्सेप्टेबल है या नहीं है। सैंपल एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा ये हमारी कोड की गाइडलाइन के ऊपर डिपेंड करेगा। So whether sample is acceptable or not, when the sample will satisfy two conditions simultaneously। तो मेरा जो सैंपल है जो वैलिड हुआ वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, इसके लिए मेरे को कोड की दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ जाएंगी। और अब मैं ये जो कंडीशन बताने वाला हूं आपको, ये ऊपर से निकलती हुई जाएगी। फिर से मेरे को एग्जांपल लेने पड़ेंगे आपको। कैन वी से 5% रिजल्ट्स मे नॉट फेल मींस मीन स्ट्रेंथ शुड बी 5%। आदिल, जो आपने बोला मेरे को वो बात ही समझ में नहीं आई। क्या बोला आपने? हिंदी में समझाओ क्या बोलना चाहते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द कंक्रीट शैल बी, द कंक्रीट शैल बी डीम्ड
डीम्ड टू कंप्लाई विद, डीम्ड टू कंप्लाई विद, अब चुपचाप बैठ के सुनो कॉन्सेंट्रेट करके, डीम्ड टू कंप्लाई विद स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट व्हेन both the following conditions are fulfilled, both the following conditions are fulfilled, following conditions are fulfilled, both the following conditions are fulfilled। अब वैलिड सैंपल आपका एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ये डिपेंड करेगा जब आपकी ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। कौन सी कंडीशन है, ये मैं कोड से फिर से डायरेक्टली उठा के बता रहा हूं। ये है हमारी स्पेसिफाइड ग्रेड, स्पेसिफाइड ग्रेड है M15 एंड अबव, ये कोड में मॉडिफाई हुआ है, पहले M15 के लिए अलग थी, M20 एंड अबव के लिए अलग थी, पर इस बार कोड ने क्या कर दिया, सेम कर दिया। अब दो कंडीशन क्या फुलफिल करनी है आपको एक साथ, व्हाट आर द टू कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड साइमल्टेनियसली, दैट बिकम्स आवर मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन, वो हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन बनता है। और इसको समझने के लिए पूरा ध्यान यही होना चाहिए, द एंटायर कॉन्सेंट्रेशन शुड बी हियर। पहले तो मैं कंडीशन लिख दूं, कंडीशन क्या है, कंडीशन है मीन ऑफ ग्रुप ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग, 4 नॉन ओवरलैपिंग consecutive टेस्ट रिजल्ट्स in Newton per mm square। Next, individual test results in Newton per mm square, अब ये क्या बोलता है, it should be greater than equal to FCK plus 0.85। अब मेरे को देखेगा नहीं वहां पे क्योंकि वीडियो आ जाएगा सामने, plus 0.85 into established standard deviation ब्रैकेट में लिखा राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 0.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसको राउंड ऑफ किया नियरेस्ट 0.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और FCK प्लस 3, इन दोनों में से जो भी वैल्यू मैक्सिमम निकल के आ जाए, तो मैक्सिमम ऑफ दीज टू, पढ़ के डर मत जाना, इसको देख के डर मत जाना कि क्या लिख दिया मैंने। तो इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट्स कम से कम मिनिमम FCK माइनस 3। चलो देखो, रेफर द इंटायर स्टोरी। अभी भी मेरी बात खत्म नहीं हुई पूरी, पर अगर मैं पूरी बात बताने लग गया तो सब गायब हो जाएगा ऊपर से, इसलिए पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पर क्या मेंशन्ड है, व्हाट इज बीइंग मेंशन्ड हियर। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने सैंपलिंग करी। सैंपलिंग कैसे हुई, रैंडम सैंपलिंग हुई। फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपलिंग क्या है वो हमारे कोड ने बता दी। फिर मैंने ये चेक किया कि मेरा सैंपल वैलिड है या नहीं है, या एडमिसिबल है या नहीं है। अगर मेरा सैंपल वैलिड हो गया तो वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। मेरा सैंपल एक्सेप्टेबल तब होगा जब वो ये दोनों कंडीशन फुलफिल करे। अभी दोनों कंडीशन आपके सामने लिखी तो हुई है, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा इससे, नथिंग कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम दिस। इस बात को समझाने के लिए मैं बात बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। कैसे बात बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, मैंने कर्व बनाया, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कर्व, बहुत ही आसान होता है इस कर्व से समझने के लिए। मैंने वाई एक्सिस पे दिखाई स्ट्रेंथ, मैंने वाई एक्सिस पे क्या दिखा दी, स्ट्रेंथ दिखा दी, और एक्स एक्सिस पे दिखा दिया टाइम। ऑन एक्स एक्सिस आई हैव शोन टाइम, इसको ऊपर भेजो भाई, ऊपर जाओ साइड में। तो एक्स एक्सिस पे दिखाया मैंने टाइम, और ऑब्वियसली टाइम लगेगा इतनी ज्यादा वॉल्यूम में कॉन्क्रीटिंग करने के लिए। सपोज आपको कॉन्क्रीटिंग करनी है 125 मीटर क्यूब, अब 125 मीटर क्यूब कॉन्क्रीटिंग करने के लिए 3-4 दिन लग जाएंगे आपके। तो हम स्ट्रेंथ और टाइम के बीच में क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप बना के देख रहे हैं। आई एम रेफरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ एंड टाइम। पहले तो मैंने एक रेफरेंस बनाई, क्या रेफरेंस बनाई, FCK। दूसरी रेफरेंस बनाई FCK माइनस 3, और तीसरी रेफरेंस क्या बनाई, तो ये हमारी रेफरेंस है, कहाँ गया इरेजर, इसको थोड़ा डॉटेड लाइन से बनाते हैं। अभी देखना कितने लोगों के फ्यूज उड़ते हैं इसके अंदर।
दिस इज एफ सी के -3, ये हमारी एफ सी के -3 हो गई। और जो ऊपर वाली लाइन है वो क्या लिखा हुआ है, वो है हमारी एफ सी के प्लस 0.85 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन लिया था पीछे, प्लस 0.85 स्टैंडर्ड डेविएशन और एफ सी के +3, इन दोनों में से जो भी क्या निकल के आ जाए, मैक्सिमम निकल के आ जाए। तो मैंने तो पहले क्या बनाई, 3 लाइनें बना दी। अब जरा समझने की कोशिश करना, आपने खूब सारे सैंपल टेस्ट किए हुए हैं, यू हैव टेस्टेड सेवरल सैंपल्स, आपने बहुत सारे सैंपल टेस्ट किए। अब जो सैंपल मैंने टेस्ट किए उसको मैं हरे कलर से दिखा रहा हूं, ये मेरा रिजल्ट है, ध्यान रखना। ये जो सैंपल मैंने टेस्ट किए इसको मैं हरे कलर से शो कर रहा हूं, आई एम शोइंग दिस विद ग्रीन कलर। तो सैंपल की टेस्टिंग करी, इसको मैं शो कर रहा हूं ग्रीन कलर से, सो इट इज बीइंग शोन विद ग्रीन कलर। ये रिजल्ट है हमारी स्ट्रेंथ का, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द स्ट्रेंथ। चलो, ये मैंने आपको सैंपल की स्ट्रेंथ बना दी। देखिए पूरी कहानी क्या है। अब मेरी कोड की कंडीशन ये बोलती है कि आपका सैंपल एक्सेप्टेबल तब होगा जब वो 2 कंडीशन को फुलफिल कर ले। और पहली कंडीशन किसके ऊपर है, पहली कंडीशन है मीन ऑफ ग्रुप ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट। आपको 4 नॉन ओवरलैपिंग टेस्ट रिजल्ट निकालने हैं। तो 4 नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, लेट सपोज आपने पहले ये 4 सैंपल लिए, ये 4 सैंपल का रिजल्ट था आपका, फिर आपने दूसरे 4 ये सैंपल ले लिए। नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, देखो इसमें एक सैंपल का रिजल्ट क्या हो गया, ओवरलैप हो गया। क्या ये बात समझ में आई किसी को? आपको 4 नॉन ओवरलैपिंग कॉन्सिक्यूटिव सैंपल लेने हैं या सैंपल का रिजल्ट कंसीडर करना है। मैंने आपको 4 ओवरलैपिंग सैंपल लेके दे दिए, तो पहले वाले 4 सैंपल लिए, दूसरे वाले 4 सैंपल लिए, पर इसमें एक सैंपल ओवरलैप हो गया है, वन ऑफ द सैंपल इज ओवरलैप्ड, तो आपकी ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, दिस कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड। आपको नॉन ओवरलैपिंग लेने हैं, इसका मतलब मैं इसे कंसीडर नहीं कर सकता, आई कैन नॉट कंसीडर दिस, कंसीडर नहीं कर सकता इसलिए इसको मिटाओ, सो इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड। तो मुझे तो क्या लेने हैं, 4 नॉन ओवरलैपिंग कॉन्सिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट लेने हैं। तो मैं क्या ले सकता हूं, मैं ये वाले 4 ले सकता हूं। क्या ये वैलिड है, इज दिस वैलिड, बिल्कुल वैलिड है। क्या ये चारों वैलिड हैं, बिल्कुल चारों वैलिड हैं। क्या, सॉरी ग्रीन वाले है ना, 1 2 3 4, क्या ये चारों वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। तो आ गया नॉन ओवरलैपिंग, तो ये सारे क्या है, नॉन ओवरलैपिंग हमारे रिजल्ट है, क्लियर है। अब आप इन चारों का एवरेज निकालोगे, अब इन चारों का क्या निकालोगे, आप एवरेज निकालोगे, यू विल फाइंड द एवरेज ऑफ दीज 4। इन चारों का एवरेज, नो सेम सैंपल इन सेम अदर ग्रुप, हाँ बिल्कुल सही बात है आदिल। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। अब आप इन चारों सैंपल का एवरेज निकालोगे, चारों सैंपल का एवरेज मैं दिखा रहा हूं आपको लाल कलर से, चारों सैंपल का एवरेज मैं दिखा रहा हूं आपको लाल कलर से, तो चारों सैंपल का एवरेज मैं दिखा रहा हूं आपको लाल कलर से, तो चारों सैंपल का एवरेज मैं दिखा रहा हूं आपको लाल कलर से, चारों सैंपल की एवरेज में दिखा रहा हूं आपको लाल कलर से। चलो देखो क्लियर है, जो लाल डॉट है ये चारों सैंपल की एवरेज स्ट्रेंथ है, ये बात समझ में आई सबको। ये जो लाल डॉट है इन चारों नॉन ओवरलैपिंग कॉन्सिक्यूटिव टेस्ट सैंपल की रिजल्ट है। 2-2 करते भी तो ले सकते थे फर्स्ट 2 लाइन के, 2-2 लेके भी कर सकते थे फर्स्ट 2 लाइन के, बेटा 4 लेने ना मेरे को, ये आपकी मर्जी है कौन से 4 उठाते हो, 4 नॉन ओवरलैपिंग होने चाहिए, ये आपकी मर्जी है कौन से 4 उठा रहे हो, बस 4 नॉन ओवरलैपिंग होने चाहिए। मैंने अपनी मर्जी से ये उठा लिए, आप अपनी मर्जी से कुछ और उठा सकते हो, क्लियर है। चलो अब चेक करते हैं, पहले वाले के अंदर इज मीन ऑफ दीज 4 नॉन ओवरलैपिंग कॉन्सिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट इज मोर देन, क्या ये ज्यादा है FCK प्लस 0.85 सिग्मा और FCK प्लस 3, इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है इस लाइन से ज्यादा है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या ये सैंपल मेरी पहली कंडीशन के हिसाब से एक्सेप्टेबल है या नहीं है, कॉन्सिक्यूटिव भी होने चाहिए, हाँ बिल्कुल कॉन्सिक्यूटिव भी होने चाहिए, 4 नॉन ओवरलैपिंग हो और कॉन्सिक्यूटिव भी होने चाहिए, ये नहीं कि पहले 2 उठा लिए आखिरी 2 उठा लिए, ऐसा नहीं है कि पहले 2 उठा लिए और आखिरी 2 उठा लिए। तो क्या
पहले वाले 4 का जो मीन है मेरी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? हाँ, कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। क्यों? इसकी एवरेज स्ट्रेंथ ज्यादा निकल के आ रही है। किससे? एवरेज स्ट्रेंथ ज्यादा निकल के आ रही है एफ सी के प्लस 0.85 सिग्मा और एफ सी के प्लस 3 के मैक्सिमम वैल्यू से। इसका मतलब पहली कंडीशन के हिसाब से एक्सेप्टेबल है। तो एक्सेप्टेबल एज पर फर्स्ट कंडीशन। क्लियर है? दूसरा वाला उठाता हूं मैं ग्रुप। दूसरे वाले जो 4 सैंपल का ग्रुप था उसकी एवरेज स्ट्रेंथ क्या मेरी कंडीशन फुलफिल कर रहा है? भाई पहले बात समझ लो, पहले पूरा सीख लो, उसके बाद बीच में पोकना। पहले बात तो समझ लो, उसके बाद पोकना। एक बात खत्म नहीं होती, पहले से डाउट निकल के आ जाता है। मतलब जो चीज लग गई 100 साल डेवलप होने में, इनको डाउट 1 सेकंड में आ जाता है। दूसरे वाले 4 नॉन ओवरलैपिंग सैंपल का जो रिजल्ट है मेरी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। इसका मतलब ये पहली कंडीशन को ही फुलफिल नहीं कर रहा, इसका मतलब ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। बात ही खत्म हो गई, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तीसरे वाले जो 4 नॉन ओवरलैपिंग सैंपल हैं, क्या वो मेरी पहली कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं? हाँ। इन चारों का जो मीन है, इन चारों का जो मीन है किससे ज्यादा है? एफ सी के प्लस 0.85 सिग्मा और एफ सी के प्लस 3 की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है। इसका मतलब ये मेरी पहली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। आखिरी वाला जो 4 नॉन ओवरलैपिंग कॉन्सिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट का मीन है, क्या मेरी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? नहीं कर रहा। इसका मतलब ये पहली कंडीशन को ही फुलफिल नहीं कर रहा, इट इज नॉट फुलफिलिंग दी पहली कंडीशन। क्लियर है? तो ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है, भेज दो उसको। क्लियर है यहां तक की कहानी? रिपीट करना है इस पहले कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? कोई सा पॉइंट रिपीट करना है उसमें से किसी के लिए? अब मेरी दूसरी कंडीशन भी है। दूसरी कंडीशन क्या है? आपके जो इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट है, आपके जो इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट है उसकी जो वैल्यू है कम से कम एफ सी के -3 से ज्यादा होनी चाहिए। आपके जो इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट है उसकी जो वैल्यू है कम से कम एफ सी के -3 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन वैलिड नहीं हुई तो आपका सैंपल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब चेक करते हैं जरा इसको मेरे एग्जांपल में। देखो मेरे पहले वाले एग्जांपल में जो पहले वाले 4 नॉन ओवरलैपिंग सैंपल थे, क्या इन चारों की जो स्ट्रेंथ है जरा चेक करना, क्या इन चारों की स्ट्रेंथ एफ सी के -3 से ज्यादा है? क्या पहले वाले 4 जो मेरे सैंपल थे इनकी स्ट्रेंथ एफ सी के -3 से ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा है, चारों की ज्यादा है। इसका मतलब पहला वाला जो मेरा सैंपल है दूसरी कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है, यानी ये एक्सेप्टेबल है। दिस सैंपल इज एक्सेप्टेबल, ये आपका पूरा एक्सेप्टेबल है। तो ये चारों के चारों सैंपल आपके एक्सेप्टेबल हो गए। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। जो मेरे दूसरे 4 नॉन ओवरलैपिंग सैंपल थे, क्या ये मेरी दूसरी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं? क्या ये मेरी दूसरी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं? हाँ। देखो इन चारों की जो स्ट्रेंथ निकल के आ रही है एफ सी के -3 से ज्यादा निकल के आ रही है, तो ये दूसरी कंडीशन को तो फुलफिल कर रहे हैं, पर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? वाई इट इज नॉट एक्सेप्टेबल? ये एक्सेप्टेबल नहीं है क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन भी तो फुलफिल होनी चाहिए थी। दिस फर्स्ट कंडीशन शुड हैव बीन फुलफिल्ड। तो पहली कंडीशन तो मेरी फुलफिल ही नहीं हुई, तो बात वहीं खत्म हो गई। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल ही नहीं हुई, तो बात मेरी वहीं खत्म हो गई। क्लियर है? चलो आगे। आगे इसको अब नीचे भगा दो, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसको अब नीचे भगा दिया, इसका काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा वाला सैंपल है ये मेरी पहली कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है, पर क्या तीसरे वाले सैंपल में, तीसरे वाले 4 नॉन कॉन्सिक्यूटिव सैंपल की जो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है एफ सी के -3 से ज्यादा है? इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, पर इस चौथे वाले सैंपल की ज्यादा नहीं है। इसका मतलब ये मेरी दूसरी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये वाला सैंपल मान्य नहीं होगा, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सो दिस ग्रुप इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये ग्रुप आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। तो पूरा का पूरा ग्रुप एक्सेप्टेबल नहीं है। तो पहले तो वैलिडेट किया, वैलिडिटी के बाद कोड बोलता है ये एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए, तभी इसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म होगा, यानी तभी इसको हम क्या मानेंगे? वैलिड मानेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये तो वैसे ही पहले वाले से फेल हो गया। क्या दूसरी वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? हाँ, दूसरी वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, पर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसके रिजल्ट हमारे एक्सेप्टेबल ही नहीं है, इट्स रिजल्ट्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। इसका मतलब कितने सैंपल लिए थे आपने? 16 सैंपल लिए थे, 16 में से 4 ही गए हमारे, वैलिड भी हैं और एक्सेप्टेबल भी हैं। 16 में से 4 आपके वैलिड भी हैं और एक्सेप्टेबल ही हैं, तो इनकी रिजल्ट ही मान्य होगी।
क्लियर है पूरा का नहीं? रिपीट करना है इसमें से कुछ, कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना है उसमें से किसी के लिए? बोथ दी कंडीशन मस्ट बी फुलफिल, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। चलो अब इसको अप्लाई करके बताओ, अब इस पूरी चीज को अप्लाई करके बताओ। तो ऐसा भी तो होना होगा ना सर कि इतने टोटल में से एक्सेप्टेबल एंड वैलिड भी होना कि इतने अदरवाइज प्रॉब्लम इन बैच। तो भाई अभी मेरी बात खत्म हुई है क्या? कितनी बार बोला है मेरी बात पूरी खत्म होने दिया करो भाई, खत्म होने दिया करो बात, उसके बाद डाउट पूछ लिया करो। अभी टॉपिक थोड़ी खत्म हो गया है, चल रहा है, अभी रनिंग है। चलो, साइट कॉन्क्रीटिंग, साइट कॉन्क्रीटिंग इन शिफ्ट फॉर 125 मीटर क्यूब, 125 मीटर क्यूब, साइट concreting in shift for 125 meter cube, roof slab with M25 concrete is to be tested, is to be checked, analyze whether results are acceptable or not, results are acceptable or not, acceptable or not, acceptable or not, within 4 सैंपल का वैल्यूज ओवरलैप, पता नहीं क्या लिखा सर। सेकंड क्राइटेरिया एक्सप्लेन अगेन, नेट गया था, वापस देखना। पहली कंडीशन में एफसी के प्लस 0.85 सिग्मा को सेटिस्फाई हो जाए। बेटा दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी जिसको आप मैक्सिमम लोगे। चलो तो शिफ्ट, अच्छा 125 मीटर क्यूब कॉन्क्रीटिंग करनी है, कितने सैंपल होंगे? 125 मीटर क्यूब कॉन्क्रीटिंग करनी है, सैंपल कितने होंगे? सैंपल कितने होंगे? 51 के ऊपर 4 + 1 फॉर हर 50 मीटर क्यूब, तो 50 से लेके 100 के बीच में एक, और 100 से लेके 150 के बीच में एक और, तो 6 सैंपल आ गए। तो 6 सैंपल आ गए, इनकी स्ट्रेंथ लिख दो कुछ भी, 22, 28, 26, 26, 24, 28, 31, 35, 33, 32, 31, 33, 31, 32, 33, 26, 25, 24, ये आपका रिजल्ट आया है। तो आपने टेस्ट परफॉर्म किया, कैसे परफॉर्म किया आपको बता रखा है। आपने सैम्पलिंग करी, कैसे सैम्पलिंग करी पीछे बता दी, रैंडम सैम्पलिंग करी। अब आपको ये चेक करना है कि ये सैंपल एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले तो क्या करूंगा, 6 सैंपल उठे हुए, सबसे पहले तो इनकी एवरेज निकाल लूंगा। तो ये आपके सवाल का पार्ट था, अब मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ उसका। ये आपके सवाल का पार्ट था, अब यहाँ से आंसर स्टार्ट हो गया। आंसर स्टार्ट हो गया, क्या करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले हम एवरेज स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एवरेज स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। विल फाइंड द एवरेज स्ट्रेंथ। निकालो एवरेज स्ट्रेंथ कितनी आ रही है इसकी। तो पहले वाले सैंपल की स्ट्रेंथ कितनी आ रही है, फटाफट बताते जाओ। पहले वाले सैंपल का एवरेज कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बताओ। 25.33, 25.33। दूसरे वाले का एवरेज, इसका तो 26 हो गया, तो दूसरे वाले का एवरेज 26। तीसरे वाले का एवरेज 33, चौथे वाले का एवरेज 32, फिर अगले वाले का एवरेज 32, फिर एवरेज 25, एवरेज आ गया। सर हम 4 सैंपल नहीं लेंगे। अरे भाई रुक जाओ,
अभी वैलिडेट नहीं करोगे क्या ऐसे? डायरेक्टली एक्सेप्टेबल कंडीशन पे जा रहे हो? सर हम 4 सैंपल नहीं लेंगे क्या? पहले ये तो चेक करूं कौन सा वैलिड है कौन सा नहीं है। मतलब सैंपल वैलिड किया नहीं, पहले ही चले गए एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया के ऊपर। पहले वैलिडिटी चेक करते हैं। फर्स्ट आई चेक दी वैलिडिटी की, इसमें से कौन सा सैंपल वैलिड है कौन सा सैंपल वैलिड नहीं है। तो एफ एवरेज निकाली, एफ एवरेज निकाली, फिर मेरे को पता करना है कि तीनों स्पेसिमेन का रिजल्ट प्लस माइनस 15% ऑफ एफ एवरेज के बीच में होना चाहिए। इसलिए बोलता हूँ भाई चुपचाप बैठे रहा करो, एक बार पूरी बात खत्म हो जाए उसके बाद पुका करो, मानेंगे नहीं पर। सो 0.85 एफ वाई, 1.15 एफ वाई, जरा रेंज निकाल के बताना। 0.85 एफ वाई और 1.15 एफ वाई, जरा बताना इसका 0.85 एफ वाई कितना होगा। एफ आई की वैल्यू लिखी हुई है, 0.85 निकाल के बताओ कितनी आ रही है। 21.53 एंड 21.53 और 1.15, 1.15 कितनी है? इसको 1.15 से मल्टीप्लाई करो, इसको अगर 1.15 से मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है? 25.33 इंटू 1.15। एक कैलकुलेटर मेरे को भी लाना चाहिए ताकि कैलकुलेट तो कर पाऊँ फटाफट। 29.13, 29.13। अगली वैल्यू बताओ, 26 का 0.85, 26 का 0.85, 26 का 0.85 हाउ मच? 22.1, 22.1, 1.15, 1.15 इसी के बराबर ही आएगा। 26, 29 पॉइंट समथिंग कुछ बढ़ जाएगा और क्या होगा? कितना है 29 पॉइंट कितना है ये? 9। 33 का 0.85, 33 का 0.85, 0.85 वैल्यूज आर 21.53, 22.1, 28.27, 28.27, या 28.05 है भाई, गलत मत बताओ। सो 28.05, फिर आगे वाली वैल्यू 28.05 के आगे वाली वैल्यू 29.9, ये भी 29.9, और फिर लास्ट है 25 का एवरेज, 25 का 0.85, 25 का 0.85, 21.25। ये वैल्यू कितनी है? 33 के बगल वाली 37.95, 29 के बगल वाली, 29 के बगल वाली वैल्यू कितनी है? 37 पॉइंट समथिंग की होगी, 37.5, ये 37.5 है, 36.8, सो 36.8, 36.8, 36.8, और लास्ट वाली वैल्यू कितनी है? लास्ट वाली वैल्यू कितनी है? लास्ट वैल्यू इज हाउ मच? लास्ट वैल्यू कितनी है? 28.75, तो 28.75। अब बताओ कौन कौन से सैंपल वैलिड है? अब बताओ कौन कौन से सैंपल वैलिड है? चेक करो कि इन तीनों स्पेसिमेन की रिजल्ट इस रेंज के बीच में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो पहला भी वैलिड है, दूसरा भी वैलिड है, तीसरा भी वैलिड है, चौथा भी वैलिड है, पांचवा भी वैलिड है, छठा भी वैलिड है, सारे के सारे वैलिड है। ऑल 6 सैंपल्स आर वैलिड। हो सकता था इसमें से कुछ रिजेक्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता था इसमें से कुछ रिजेक्ट हो जाए, पर सारे के सारे क्या आ गए? वैलिड आ गए। अब मुझे क्या करना है? इसमें से 4 नॉन ओवरलैपिंग कॉन्सिक्यूटिव सैंपल उठाने हैं। इसमें से 4 नॉन ओवरलैपिंग कॉन्सिक्यूटिव सैंपल उठाने हैं। क्या क्या उठा सकते हो आप? पेज जोड़ा। अब आपको इसमें से क्या करना है? 4 नॉन ओवरलैपिंग कॉन्सिक्यूटिव निकाल। बेटा लिख दो ना वैल्यू जो भी है, वैल्यू के ऊपर मेरा ध्यान नहीं है, मेरे को कंसेप्ट बताने के ऊपर ध्यान है। आपकी वैल्यू कुछ और आ रही है, कुछ और वैल्यू लिख दो। क्लियर है? मैं कौन कौन सा सेट बना सकता हूं? 1 2 3 4, 2 3 4 5, 3 4 5 6, यही 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है।
यही 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। 4 नॉन ओवरलैपिंग कॉन्सिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट लेने हैं आपको, तो यही 3 कॉम्बिनेशन है, तीनों को चेक करना पड़ेगा आपको। तीनों में से कोई सा भी एक उठा लेना, तो तीनों नहीं उठाए जाएंगे, तीनों में से कोई एक उठाया जाएगा। सो और तो इस 6 में से कोई से भी 4 नॉन ओवरलैपिंग आप कॉन्जिक्यूटिव सैंपल उठा सकते हो। तो इन चारों में से जो मर्जी उठा लो। एग्जाम्पल के लिए मैं पहले वाला उठा रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए मैं पहले वाला उठा रहा हूं। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल आई एम कंसीडरिंग द फर्स्ट वन। क्लियर है? इन चारों का एवरेज बताना कितना है, तो पहले चार का, सो 1 2 3 4, इनकी एवरेज स्ट्रेंथ कितनी है? पहले वाले चारों की एवरेज कितनी निकल के आ रही है? पहले वाले चारों की एवरेज कितनी आ रही है? 29.9। भाई लिख दो ना आपकी जो वैल्यू सही है। पहले वाले चारों की एवरेज कितनी निकल के आ रही है? ये लो पीछे, प्रीवियस प्रीवियस, पहले वाले 25 प्लस 26 प्लस 33 प्लस 32 डिवाइड बाय 4, 25.33 प्लस 26 प्लस 32 प्लस 32 डिवाइड बाय 4, कितना रिजल्ट आ रहा है? पहले वाले चार रिजल्ट सैंपल्स की रिजल्ट की एवरेज कितनी आ रही है? 29.09 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। क्लियर है? अब ये वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए? ये वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए? दिस वैल्यू शुड बी मोर देन व्हाट? एफ सी के प्लस 0.85 सिग्मा और एफ सी के प्लस 3 की मैक्सिमम वैल्यू इससे ज्यादा निकल के आनी चाहिए। एफ सी के कितना है हमारा? व्हाट इज एफ सी के? M25 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है आपकी। एफ सी के कितना है हमारा? एफ सी के कितनी है हमारी वैल्यू? 25। सो एफ सी के वॉज हाउ मच? 25। तो ये 0.825 है, 85 नहीं है, 0.825। सो दिस इज 0.825, 2 मिसिंग था बीच में, वो जोड़ दिया मैंने। अभी फिर हल्ला मचाते, यहाँ पर भी जोड़ दो। सो 0.825 कहाँ गया रेजर? जोड़ दिया। सो पॉइंट कोडल वैल्यू है, डायरेक्टली चेक कर सकते हो। चलो, सो एफ सी के 25 प्लस 0.825, स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी लेके चलेंगे? कल बताई थी। स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता तो हमारा कोड बोलता है कितनी ले लेना? M25 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4 और 25 प्लस 3, इसमें से जो भी वैल्यू मैक्सिमम निकल के आ जाए। जरा बताना पहले वाले का सम कितना आ रहा है? जरा बताना पहले वाले का सम कितना आ रहा है? पहले वाली टर्म का सम कितना आएगा? व्हाट इज द समेशन ऑफ द फर्स्ट टर्म? व्हाट इज द समेशन ऑफ द फर्स्ट टर्म? 28.3। 28.3 और 28 में से मैक्सिमम क्या है? 28.3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। जरा चेक करो इन चारों का एवरेज 28.3 से ज्यादा है क्या? इन चारों का एवरेज 28.3 से ज्यादा है क्या? इन चारों का एवरेज क्या 28.3 से ज्यादा है? हाँ बिल्कुल ज्यादा है। क्लियर है? तो इसका मतलब पहली कंडीशन क्या हो गई? सो 29.09 इज मोर देन 28.3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड। अब दूसरी कंडीशन, इन चारों के जो इंडिविजुअल रिजल्ट है, इंडिविजुअल रिजल्ट यही है 25 26 32 32, ये किससे ज्यादा होने चाहिए? इन चारों के जो इंडिविजुअल रिजल्ट है ये किससे ज्यादा होनी चाहिए? एफ सी के -3 से ज्यादा होने चाहिए। एफ सी के -3, 25 -3, 22 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। जरा देखना इन चारों के इंडिविजुअल रिजल्ट क्या 22 से ज्यादा है? हाँ, ये सारे के सारे 22 से ज्यादा है, यानी मेरी दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। इसका मतलब आपके ये चारों के चारों सैंपल क्या है? एक्सेप्टेबल है, वैलिड भी है और एक्सेप्टेबल भी है। क्लियर है पूरी कहानी?
रिपीट करना है इस पहले कुछ भी? Any of the point to be referred home just for anyone? चलिए बाकी कल करते हैं, रेस्ट विल डिस्कस टुमारो। थैंक यू एवरीवन।